Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, प्रेजेंटेशन किसकी है आज? मैम मेरी है। पुष्पा। आप हाँ, तो आप फटाफट से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो, उसके बाद आई विल टेक क्लास। ओके मैम। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? Yes. Okay. Good afternoon, all of you. I am Pushpa Biswakarma. Today's topic is health behavior and health education. So, health behavior. Health behavior is an action taken by any person to maintain, attain or regain good health and to prevent illness. हेल्थ बिहेवियर ये होता है कि कोई भी पर्सन जो कि अपने हेल्थ को वेल रखने के लिए और इलनेस से बचने के लिए जो भी एक्शन लेता है और जो भी प्रिवेंशन मतलब जैसे बचाव करता है, जो भी खान पान रखता है, तो उसको हेल्थ बिहेवियर कहते हैं। हेल्थ बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स हेल्थ बिलीफ सम कॉमन हेल्थ बिहेवियर और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ईटिंग बैलेंस डाइट, ऑब्टेनिंग नेसेसरी इनोकुलेशन। जैसे कि हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कुछ ज़रूरी बिहेवियर्स होते हैं या हैबिट्स होते हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना होता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजिंग, बैलेंस डाइट और मतलब जो भी चीज़ें हैं अच्छे से खान पीन, बाकी वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज मेंटेन रखने से, एक्टिवनेस रखने से जो कि हम अपने हेल्थ को इलनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ बिहेवियर ऑफ द पीपल डेवलप फ्रॉम हिज फैमिली, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशनल ऑफ द कम्युनिटी ही बिलोंग्स टू। हेल्थ बिहेवियर जो होता है वो मतलब वो पीपल के सोसाइटी से, उसके फैमिली से, जो उसका सोशल ट्रेडिशन है वहाँ से डेवलप होता है। जैसे कि हम किस फैमिली में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, हम क्या खाते पीते हैं। जैसे हेल्थ बिहेवियर जो फैमिली से, इसका मतलब ये होगा कि जैसे कोई बच्चा है वो घर में रहता है, कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जो भी हमारा खान पान है, हम जैसे घर में रहते हैं क्या खाते पीते हैं, उसी पर डिपेंड करता है हमारा वो बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ चीज़ें उनको अच्छा नहीं लगता है, छोटे होते हैं तो मना करते हैं वो खाने से, और फिर आगे भी वो मना करते रहते हैं, फिर फैमिली भी उसे वो चीज़ नहीं देती है खाने के लिए कि ये बच्चा ये चीज़ नहीं खाता है, तो जो है कि उसका हेल्थ बिहेवियर हो गया, और फिर आगे ऐसे भी वो नहीं खाएगा, उसके हैबिट में इंक्लूड हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ हेल्थ बिहेवियर चेंज। जैसे हमारा हेल्थ बिहेवियर हो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे जो भी लोग हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से। The health behavior of an individual gets shaped from his childhood throughout the different developmental stages. हाँ, तो जैसे हमने बताया कि जो हमारा हेल्थ बिहेवियर हो, हमारा जैसे हम छोटे रहते हैं तो कुछ और हेल्थ बिहेवियर होता है, बड़े हो जाते हैं तो खान पान जैसे और रहन सहन, जहाँ हम कहाँ जाते हैं, रहते हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, तो ऐसे जो कि है डेवलपमेंटल स्टेज के साथ साथ चेंज होता रहता है। The process of behavior modification takes place with the likes, beliefs, values, attitude, knowledge and the life experiences of the person. इसका जो प्रोग्रेस होता है वो हमारा बिहेवियर जो मॉडिफिकेशन है वो हमारे
प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि हम क्या चीज़ लाइक करते हैं, किस चीज़ में बिलीव रखते हैं, या फिर हमारा नॉलेज क्या है, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या फिर अभी हम जिस फील्ड में हैं, तो इस तरह से हमारा बिहेवियर जो कि चेंज होता रहता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज ओनली पॉसिबल विद द कॉन्शियस। हाँ, तो जो कि हमारा बिहेवियर हो हम खुद चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ किसी के प्रेशर में, या फिर जो बिहेवियर होता है वो कॉन्शियस होता है। डेलिब्रेट एंड डीपली कमिटेड एफर्ट ऑफ अ पर्सन। It requires strong willpower and firm decision to modify, change or adopt a new behavior. न्यू बिहेवियर जो होता है उसको अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पहले अच्छे से खा पी रहे थे, अभी हमें कोई डिजीज कंडीशन हो गया, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और हमें उस चीज़ से जो है खुद को बचाना पड़ेगा, हमें नहीं खाना है, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। The decision of change of behavior sustained with constant feedback with positive reinforcement and motivation. और फिर हम अपने लाइफ में जो भी बिहेवियर चेंज करते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन होता है, उसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जो चेंजेज हैं वो पॉजिटिवली हो, ना कि निगेटिव चेंज हो। बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। जो कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, जैसे उसकी जो साइकिल है। अभी हम नेक्स्ट इसको आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है अब तक? हेलो, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। Health education defined as a combination of learning experiences designed to facilitate voluntary actions conducing to health. Health education जो होता है कि it is the combination of learning experiences and designed to facilitate voluntary actions conducing to health. Health education जो होता है कि हमारा जो भी knowledge है, जो भी experiences हैं, उसको health education कहते हैं। जैसे कि the sum of all experiences in school and elsewhere that favorably influence habits, attitudes and knowledge related to individual, community and racial health. जो कि हमारा कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर कोई भी एजुकेशन है, नॉलेज है, हमने स्कूल से लिया हो या फिर हमारे रेगुलर लाइफ से लिया हो या फिर किसी पर्सन से, सोसाइटी से, जो भी है, ये हमारे एटीट्यूड्स को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रेशियल जो भी हमारे एटीट्यूड्स हैं, हैबिट्स हैं, इनको चेंज करते हैं। इनको हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा हेल्थ एजुकेशन क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या है। तो टू असिस्ट पीपल इन मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्थ एजुकेशन जो पीपल को हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल ऑफ देयर हेल्थ नीड्स। जो पीपल हैं उनके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या मतलब कैसे वो लोग गुड हेल्थ अडॉप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको अवेयर करता है। टू इंश्योर दैट पीपल रियलाइज द राइट ऑफ हेल्थ। जैसे कि हम कैसे अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं, कैसे इलनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। टू अल्टर द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स हेल्थ। जैसे जो भी पीपल हैं उनको इनकरेज करेंगे हेल्थ एजुकेशन के द्वारा कि वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज अ एसेट ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो भी पीपल हैं उनको हम हेल्थ एजुकेशन के द्वारा उनको समझाएंगे। जैसे हमारी पोस्टिंग लेते हैं कम्युनिटी में, या फिर जो भी हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं, हॉस्पिटल हुआ या फिर कम्युनिटी हुआ या फिर गाँव के लोग हुए, जो भी लोग हैं, तो उनको मतलब बताएंगे हेल्थ के बारे में। तो उनको जो है कि अपने हेल्थ को सही करने के लिए या फिर हेल्थ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बताएंगे। टू प्रोवाइड द पीपल टू एटलीस्ट नॉलेज एंड स्किल। जो भी पीपल हैं उनको हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो अपना जो हेल्थ है उनको मेंटेन रखेंगे। टू प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल। और जो भी हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं,
तो उनका यूज कैसे करें उनके बारे में ये हेल्थ एजुकेशन से हम जो है कि गेन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हमारा जो हेल्थ एजुकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हम क्या कर सकते हैं। इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कि उसको इनहेंस करते हैं और पीपल का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इंक्रीज करता है, उसको सही करता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ऑफ द पीपल विथ क्रोनिक इलनेस, जैसे किसी को क्रोनिक इलनेस है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कुल जैसे ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आजकल फैमिली मेम्बर में होती ही रहती हैं। तो जैसे इन सब चीज़ों के लिए जो भी डेली लिविंग है उससे हेल्थ एजुकेशन से उनको नॉलेज मिल सकता है, उनको हेल्प मिल सकता है कि हाँ हमारा लाइफ मॉडिफिकेशन कैसा होना चाहिए। मेक्स पीपल अप अवेयर एंड इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हाँ तो वही है कि जैसे कि जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, और क्रिएट्स हेल्दी एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन, और जो हमारा घर है या फिर हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उनको हम हाइजीन रखें, जिससे उनको साफ सफाई से रखेंगे, जिससे उसको कोई कंटामिनेशन ना हो, जितना हो सके उसको साफ रखेंगे जिससे कि इन्फेक्शन कम होगा और लोग भी हेल्दी रहेंगे। इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एप्रिसिएट न्यूट्रिशन, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको फ्रेश रखेंगे उसको, और जो भी न्यूट्रिशन है हेल्दी न्यूट्रिशन रखेंगे बच्चों का भी या फिर घर में जो भी फैमिली मेम्बर है या फिर क्रोनिक इलनेस है। स्ट्रेंथन द कम्युनिटी विथ प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो भी कम्युनिटी में प्रोडक्टिव या फिर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें सारी चीज़ें जो कि हैं उनको एक्सप्लेन करना है। हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको सक्सेसफुली इम्प्लांट करना होता है। प्लानिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जैसे हेल्थ एजुकेशन तो हो गया, लेकिन इसको प्लानिंग कैसे करेंगे और कैसे जो है कि इम्प्लांट करेंगे जो भी पीपल हैं उनको। तो a good planning is pre-requesting of an effective health education. While planning health education, we must develop strategy of desired behavior change. जो हमारा हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग है वो प्लानिंग करते टाइम हमें सबसे ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो भी हम हेल्थ एजुकेशन देंगे उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट लोकल ट्रेडिशनल एंड सोशियो कल्चरल मेथड फॉर कम्युनिकेशन, जो कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, हम किस एरिया में किस फील्ड में जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, तो लोग कैसे हैं, अर्बन है या रूरल है, कैसे उन लोग को कैसे हम उनके लैंग्वेज में कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्लान्स हेल्थ एजुकेशन फॉर सक्सेस ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट, जो भी हेल्थ प्रोवाइडर हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कैसे इस हेल्थ एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाना है, हम किस वे में प्रेजेंट करें ताकि जो भी पीपल हैं जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो समझ सकें। प्लानिंग ऑफ साइकिल, जो हमारा हेल्थ एजुकेशन का जो प्लानिंग है उसके साइकिल, जैसे एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, पहले तो हमारा जो एरिया है उसमें जो हेल्थ सिचुएशन है उसको एनालिसिस करेंगे कि इस एरिया में हेल्थ सिचुएशन कैसा है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, हमारा उस हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम ये हेल्थ एजुकेशन क्यों दे रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे उस कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद फिर प्रायोरिटीज देंगे। जो भी असेसमेंट है या फिर जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है अब तक का उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसमें मेन थिंग क्या है, उसमें किस तरह का हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। फिर फॉर्मुलेट प्लान, जो भी हमने प्लान किया है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद से प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब जितना हमने अब तक डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन हमें देना है उसके लिए प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग, और जब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा तो हमें उसके लिए मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटर करेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें नीडेड हैं और कैसे
मतलब उनको देना है। उसके बाद से हम वही मॉनिटर करके उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद से फिर जब हमने हेल्थ एजुकेशन उन्हें दे दिया तो फिर उस पार्टिकुलर एरिया में जो भी पीपल हैं जिनको हमने दिया है उनसे इवेल्युएशन लेंगे कि हमने जो भी दिया है उन्होंने क्या समझा है और इससे मतलब क्या बेनिफिट है, उन्होंने समझ पाया भी है या नहीं। इससे हमें इवेल्युएशन से फीडबैक मिलेगा। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन, जो इस साइकिल में था वही था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसेस द नीड और प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हमें एसेस करना है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नीड, तो जो भी हमारे उस कम्युनिटी में जो भी प्रायोरिटी नीड है, जो भी मेन थिंग है जिस पे हमें लगता है कि हाँ इन पे हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कल्चरल बैकग्राउंड एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे उस पार्टिकुलर एरिया का जो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है और इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये कैसा है, हम मतलब कितने तक इन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं और हमारा स्टेटस क्या होगा उस पार्टिकुलर एरिया के लिए। असेंबल डाटा ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी, हमारा जो भी असेंबल डाटा है वो जो हमारे कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए अवेलेबल है या नहीं है। एसेस प्रीवियस नॉलेज ऑफ द टारगेट ऑडियंस, जो हमारा जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, पहले हम उनका नॉलेज एसेस करेंगे कि जो जिस पार्टिकुलर टॉपिक पे हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उनका जो है प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके बारे में उनका क्या मतलब नज़रिया है, वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन करेंगे। प्रिपेयर ऑफ द टीचिंग मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी हमारे टीचिंग मटेरियल हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स जो कि है हमारे कम्युनिटी में या फिर हेल्थ एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि जो भी हमारी कम्युनिटी होगी, जो भी हमारे ऑडियंस होंगे उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी लीडर फॉर बेटर एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट, जो हमारा कम्युनिटी लीडर है जो भी जिस पार्टिकुलर एरिया में दे रहे हैं तो उस लीडर को भी हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से सपोर्ट मिल सके। डिज़ाइन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन टूल्स टू असेस द आउटकम, और जो भी हमारा आउटकम होगा जिससे हमने जो हेल्थ एजुकेशन दी है उनके फीडबैक क्या हैं तो उनको हम एसेस करेंगे। थैंक यू। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। Anybody wants to ask any question? Anybody? No, clear है. Clear है? Yes. Okay. So now we will be discussing our last topic of second unit, that is shock. Last time हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Pain we have discussed in the last class. So today we will be discussing shock. So this is the last topic in your second unit, and next unit what we will be starting is your 11th unit, that is nursing management of patients with immunological problems. So that would be the unit we will be starting tomorrow. So this is the last topic of the unit, shock. So what is shock? The term shock is referred to a physiologic or psychogenic shock when the human body experiences decreased amount of blood supply to the organs to function properly. The situation is then termed as shock. So did you understand the term shock? What is shock? Shock can be defined as a psychogenic shock or physiologic shock, and it occurs when the human body experiences decreased amount of blood supply to the organs to function properly. That means हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है उसका नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना, और वो सप्लाई कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड. सो ब्लड फ्रॉम the lungs, when the blood got oxygenated and the carbon dioxide is being released out of the body, the oxygenated blood then being supplied to the whole body from superior vena cava to inferior vena cava to coronary sinuses ke through, the whole blood is being supplied to the whole body. So the term shock is referred to a psychogenic shock or physiologic shock
when the human body experiences decreased amount of blood supply to any of the organ to function properly. यानी कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए it needs oxygen because oxygen provides energy and oxygen provides the support to the cells and tissues to perform the functions normally. So if there is less amount of oxygen, if there is less amount of volume in the body, that condition is known as shock, and it can be your psychogenic shock or physiologic shock. Okay, so next sub topic is types of shock. तो क्या क्या types हो सकते हैं shock के? First type of shock is obstructive shock, then cardiogenic, then distributive, and last is hypovolemic shock. So first we will deal with obstructive shock. So it is known as the obstruction in the blood flow from blood vessels and reach out at a particular area where it has to be reached. That means, for an example, the body is a type of structure where the arteries and veins functions as a pipe. वो क्या काम करते हैं? From the heart to the whole body or to different systems, the arteries and veins supply blood, and arteries and veins are just like pipe-like structures. So obstructive shock means it is known as the obstruction in the blood flow from blood vessels and reach out at a particular area where it has to be reached. मतलब जो हमारे vessels हैं उनका काम होता है from one area to the another area blood supply करना. Fine. And when there is any obstruction, कोई रुकावट है उसके अंदर, तो it will leads to blood pooling away from the body part and less oxygen, less blood supply to the following part. That means, suppose आप ये जो blood vessels हैं वो एक पाइप है. अब पाइप में अगर बीच में कुछ फंस जाता है तो क्या होता है? जहां तक पानी पहुंचता है वहां तक तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है एकदम से, क्योंकि पानी आगे नहीं बढ़ रहा है और जो सोर्स है वहां से पानी बहता चला जा रहा है. तो क्या होता है कि जहां ऑब्स्ट्रक्शन है उसके पीछे पीछे सारा जो एरिया है वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जहां ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आगे क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो जाता है. तो यही होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर. इट इज नोन एज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स. Obstruction in the blood vessels which decreases the flow after the obstruction. Fine. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि suppose आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो कार्डियोजेनिक शॉक, नॉट कार्डियोजेनिक शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट का काम होता है हमारा ब्लड को पहले सुपीरियर वेना केवा होगा, इंफीरियर वेना केवा होगा एंड कोरोनरी साइनस होगा. ये तीनों चीजों से जितना भी पूरा होल बॉडी के अंदर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा राइट एट्रियम सॉरी वो हमारा राइट एट्रियम में इट गेट्स कलेक्टेड थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व. वो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में आएगा एंड थ्रू राइट वेंट्रिकल इट गोज टू द लंग्स. व्हेन इट गोज टू द लंग्स, there a process of called simple diffusion takes place and gas exchanges will take place. Oxygen is being absorbed in the blood and carbon dioxide is being excreted from the blood. तो carbon dioxide body से बाहर निकल जाता है in the process of respiration, और oxygen blood के अंदर accumulate हो जाता है और dissolve हो जाता है. तो the dissolved oxygenated blood is again goes back to the left atrium, then left ventricle and then whole body. So अगर जो हमारी pulmonary vein है, sorry pulmonary artery है, जिसके थ्रू हमारा जो deoxygenated blood है वो lungs में जा रहा है, तो क्या होगा कि जो blood आपका lungs में जाना चाहिए वो obstruct हो गया है, तो वो पूरा का पूरा blood कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? आपके heart के अंदर. तो अभी क्या होगा? लंग्स का प्रोसेस कम हो जाएगा क्योंकि लंग्स तक तो ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो ऑक्सीफाई कैसे होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व होगा? तो यहाँ होगा पल्मोनरी हाइपोटेंशन, क्योंकि चेस्ट एरिया में और लंग्स में जो है ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है, ब्लड पहुंच नहीं रहा है, तो यहाँ होगा पल्मोनरी हाइपोटेंशन. एंड क्योंकि सिस्टम में पूरा का पूरा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, हार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब वहां पूरा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो नए ब्लड को आने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो वो पूरा ब्लड पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो अभी दो चीजें होंगी, ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल होती हैं. जब पल्मोनरी हाइपोटेंशन होता है
तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है। ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी साइमल्टेनियस नहीं चलती है, हमेशा रेसिप्रोकल चलती है। When there is pulmonary hypotension, there will be systemic hypertension, and when there is pulmonary hypertension, systemic hypotension will be there. So this is obstructive shock, यानी कि when there is any obstruction in the blood vessels which allows the blood to pool back to the obstruction is known as obstructive shock. Causes हैं इसके, pulmonary embolism हो रहा है अगर किसी को, pneumothorax है, pneumothorax means कार्डियक सिस्टम हो गया है ना आप लोग का, accumulation of pneumothorax means accumulation of air in the chest cavity, hemothorax means accumulation of blood in the chest cavity, and cardiac tamponade. What is cardiac tamponade? Cardiac tamponade, accumulation of blood or any type of fluid between the cardiac muscles and the outer covering of the heart. जो हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, accumulation of blood or fluid in between the cardiac muscle and the layer, outer layer of the heart, that is known as cardiac tamponade. तो causes क्या क्या है? pulmonary embolism, अगर किसी को embolism है, pulmonary embolism हुआ है, blood clot formation हो गया है, या air emboli form हो गई है in the pulmonary artery, जिसकी वजह से एक artery में वो एक जगह जाके वो static हो गया है, जिसकी वजह से blood flow कम हो गया है, that is known as pulmonary embolism. Then pneumothorax, then hemothorax and cardiac tamponade. Second type of shock है आपका cardiogenic shock. तो damage to the heart can decrease the blood supply to the organs, leading to decreased oxygen supply and shock. जैसे मैंने just अभी बताया था कि congestive heart failure में क्या होता है कि when the heart is not able to pump the blood to the body or to the lungs, that is known as cardiogenic shock. Fine. So cardiogenic shock means damage to the heart that can decreases the blood supply to the organs, which is leading to decreased oxygen supply and shock. So that is known as cardiogenic shock. Causes are cardiac muscle damage हो रहा है, cardiomyopathy हो रहा है, cardiac atrophy हो रहा है, cardiac trauma है, या cardiac inflammation है, किसी भी type का कोई भी inflammatory process, किसी भी तरीके का muscle damage, cardiac tamponade हो रहा है, या patient को कार्डियक एट्रोफी हो रहा है, वेंट्रिकुलर डिस्ट्रोफी है, वेंट्रिकुलर डिसअरिथमियाज है, पेशेंट को कार्डियोमेगैली है, पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी है, किसी भी तरीके का एनी प्रोसेस व्हिच इज स्टॉपिंग द हार्ट टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी इज नोन एज कार्डियोजेनिक शॉक. देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. डिस्ट्रीब्यूटिव मींस conditions that causes the blood vessels to lose their space and tone leads to decreased blood supply to the organs. तो हमारा ब्लड वेसल्स का एक काम होता है कि ब्लड को आगे पास ऑन करना, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, लंग्स टू द हार्ट, देन हार्ट टू द होल बॉडी. ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वी आर गेटिंग ऑक्सीजन इन ऑल द बॉडी सिस्टम्स. तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मीन्स the condition that causes the blood vessels to lose their pace. Pace मतलब the space between the blood vessels or the tone leads to decreased blood supply. अभी हमारा जो blood pressure होता है, what is blood pressure? Blood pressure is the pressure exerting by the blood over the blood vessels, यानी कि जो हमारी blood vessels हैं उनके ऊपर blood flow के time पर जो pressure पड़ता है that is known as blood pressure. तो if that pace or that tone is being disturbed or decreased by any chance, aneurysm अगर patient को है, या कार्डियोमेगैली पेशेंट को है, या किसी भी तरीके का वेसल इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या फिर विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया है, पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है कहीं पर किसी भी तरीके का, पेशेंट को किसी भी तरीके का एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, any kind of blood loss or any kind of blood vessel damage that can lead to your decreased blood supply to the organs, which is known as distributive shock. Then causes are rupture or aneurysm. Aneurysm का मतलब होता है कि when there is a ballooning in the blood vessel, that is known as aneurysm. तो rupture और aneurysm, wide opening of the vessels. तो normally हमारे vessels का जो diameter होता है वो काफी छोटा होता है, but if
कोई पर्सन है वो ब्लड थिनर्स के ऊपर है या फिर एंटीकोएगुलेंट्स के ऊपर है, तो वो क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। अब डायलेट होने की वजह से जिस एरिया में सिर्फ 10 ml ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता था, उस एरिया में अब उस एरिया को अभी वाइड कर दिया है, उसको बड़ा कर दिया है, तो उसके अंदर आप 50 ml ब्लड भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, बट वो क्या हो जाएगा, वो एरिया वाइड हो जाएगा और ब्लड का क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो दैट इज वाइड ओपनिंग ऑफ द वेसल्स। वाइड ओपनिंग ऑफ द वेसल्स की वजह से ब्लड कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और आगे ब्लड का पास ऑन भी कम होगा। देन लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जब ब्लड वेसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इट विल टेक लेस टाइम टू पास द ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं जिनको अपना काम नॉर्मली करना है वो नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मतलब 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी रहता है। तो ये 120/80 के टाइम पर हमारी किडनीज का फंक्शन होता है कि वो 1 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में प्यूरिफाई करेंगे, फाइन। बट अभी क्या है, किसी को हाइपरटेंशन है, अभी हाइपरटेंशन है, 140 पेशेंट का ब्लड प्रेशर चला गया, तो वो क्या करेगा, अभी किडनीज के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 1 ml ऑफ, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, 1 मिनट में 1 ml ऑफ ब्लड पास हो रहा था किडनी से, तो 1 ml ऑफ ब्लड किडनीज को मिल रहा था और 1 ml ऑफ ब्लड किडनीज को 1 मिनट में ही वो प्यूरिफाई करना था। बट अभी क्या हुआ, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन होने की वजह से पेशेंट का ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। अभी 1 ml की जगह पेशेंट जो किडनीज है उनको 2 ml ब्लड मिल रहा है। 2 ml ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो गया, ब्लड का क्वांटिटी ज्यादा हो गया, बट टाइम एक ही मिनट है ना। तो जो काम किडनीज पहले 1 मिनट में कर रही थी, वो काम अभी भी 1 मिनट में ही करना है, बट काम ज्यादा बढ़ गया है। सपोज एग्जाम्पल के लिए, आप पहले आपको पता था कि आपके जो सेशनल एग्जाम्स हैं उनके अंदर एक दिन में एक एग्जाम होना है, तो आप उसी तरीके से उसी पेस के साथ में आप पढ़ रहे थे कि ओके 21 को हमारा माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम है, MSN का एग्जाम है, 22 को हमारा फिर फार्मा का एग्जाम है, 23 को हमारा फिर और कम्युनिकेशन का एग्जाम है। तो इस तरीके से आप पढ़ रहे थे क्योंकि आपको बीच में एक एक दिन का गैप मिल रहा था। लेकिन सडनली आपको पता चले कि नहीं, आपका 21 को 2 एग्जाम्स हैं, आपका फार्मा का एग्जाम और MSN का एग्जाम एक ही दिन है। तो क्या होगा, अभी देयर इज अ प्रेशर ओवर योर हेड कि नो, पहले तो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना था, अभी 2 पेपर पढ़ने हैं। अभी टाइम उतना ही है, टाइम आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, टाइम उतना ही है, बट योर वर्क प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज, क्योंकि आपको अभी एक एग्जाम के लिए, 2 एग्जाम्स के लिए एक ही दिन में पढ़ना है और एक ही दिन में आपको 2 एग्जाम्स देने हैं। उसी तरीके से पहले किडनीज को 1 मिनट में 1 ml ब्लड प्यूरिफाई करना था, अभी किडनीज को 1 मिनट में 2 ml ब्लड प्यूरिफाई करना है। तो किडनीज के ऊपर इन फंक्शन किडनीज का इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर, पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर होगा। तो ये इस रीजन की वजह से पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल। देन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर किसी को अनकॉन्शियसनेस है या फिर पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल लीड टू डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड व्हेन द ब्लड वेसल्स इज बीइंग डायलेटेड, तो बॉडी थिंक्स कि हमारी कंडीशन जो है, या हमारी बॉडी जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है। और जब बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो जितने भी हमारे वाइटल साइंस होते हैं वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट, नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 ब्रीथ्स पर मिनट, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है हमारे वाइटल साइंस की। बट जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो हमारा SpO2, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, सब कुछ नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आती है इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, और रेस्टिंग कंडीशन में ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में हो जाती है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को अनकॉन्शियसनेस है या पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऑल्टर्ड है, तो हमारी बॉडी उसको मिस आइडेंटिफाई करती है कि बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो इसकी वजह से पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस हो जाएगा। नॉर्मली बॉडी फंक्शन कर रही है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ब्रेन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पेशेंट को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक किसको, हाइपो मींस लेस, वोलेमिक मींस हाइपोवोलेमिक। मैंने आपको हाइपोवोलेमिक कंडीशन पहले भी पढ़ाई है। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में क्या होता है, व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ blood or fluids in the body. So it happens when there is not enough blood in the body to carry oxygen to the organs. जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाने शुरू किए थे, उसमें भी मैंने आपको हाइपोवोलेमिया पढ़ाया था कि हाइपोवोलेमिया क्या होता है। It happens when there is not enough blood in the body to carry oxygen to the organs. यानी कि हमारे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, एंड इफ देयर इज नॉट इनफ blood fluid in the body, definitely there will be loss of oxygen in the body. So causes are accident की वजह से अगर किसी को excessive blood loss हुआ है या excessive fluid loss हुआ है तो उसकी वजह से hypovolemic shock हो सकता है। Then अगर किसी को dehydration है तो already patient को dehydration है, मतलब dehydration itself means loss of blood और there is less amount of fluid in the body. Then burns, अगर किसी को burns है तो burns की वजह से fluid shifting होती है from intracellular to extracellular, तो इसकी वजह से भी patient को hypovolemia होता है। Then poisoning, heart failure, poisoning की वजह से जो हमारा normal blood है, normal fluid है, वो neutralize हो जाते हैं, वो अपना composition damage कर देते हैं poisoning की वजह से। Then heart failure अगर किसी को है, blood infections हैं और blood loss ज़्यादातर injuries में होता है। So these are 4 type of shocks in your body. तो क्या क्या है, obstructive shock, cardiogenic shock, distributive shock and hypovolemic shock. तो hypovolemic shock के causes क्या क्या है, accident, dehydration, burns, poisoning, heart failure, blood infections and blood loss. तो ये है आपके सारे के सारे causes. Next आता है हम sign and symptoms के क्या क्या patient को sign and symptoms होंगे if a patient is suffering with shock, any type of shock. तो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट आएगा रैपिड, वीक और एब्सेंट पल्स। पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, मतलब पेशेंट की पल्स बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट की पल्स जो है वो बहुत थ्रेडी फील होगी, फील हो भी रही है नहीं भी हो रही है, या फिर पेशेंट वुड बी हैविंग एब्सेंट पल्स। देन इरेगुलर हार्ट बीट होगा पेशेंट को, रैपिड और या शैलो ब्रीदिंग होगा पेशेंट को लाइट हेडेडनेस होगा, कूल एंड क्लैमी स्किन होगा, डायलेटेड प्यूपल होगा, डल आईज होगा, चेस्ट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, देन एंजाइटी, अटेंशन डेफिशिएंसी, देन डिस्निया, डिस्यूरिया, थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ होगा पेशेंट को, लो ब्लड प्रेशर होगा, लो ब्लड शुगर होगा एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो एक पेशेंट परसिस्ट करता है व्हाइल ही और शी इज सफरिंग विद शॉक। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, रैपिड, वीक और एब्सेंट पल्स, irregular heartbeat, rapid or shallow breathing, lightheadedness, cool clammy skin, dilated pupils, dull eyes, chest pain, nausea, vomiting, confusion, anxiety, attention deficit, dysuria, then thirst and dry mouth, low blood sugar, then loss of consciousness. ये सारे patient sign and symptoms exhibit करेगा when he or she is suffering with shock, any type of shock. Then diagnostic evaluations. तो diagnostic evaluations में हम क्या क्या करते हैं, सबसे important first is history collection, then physical examination, then blood pressure examination. तो blood pressure examination और vital sign examination. Then ultrasound इसलिए करेंगे कि अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है या किसी कोई ट्रॉमा है या ट्यूमर है किसी तरीके का, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। सेम फॉर चेस्ट एक्सरे, or not chest x-ray but generalized x-ray, then CT scan, MRI and blood examination to identify any type of blood infections. अगर पेशेंट को है किसी भी तरीके के कार्डियक मार्कर्स, वी हैव टू चेक कार्डियक मार्कर्स, क्यों, ताकि पता चल जाए कि कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरीके का कार्डियक मसल एट्रोफी तो नहीं है पेशेंट को, कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, या कार्डियक इन्फेक्शंस तो नहीं है,
एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट, ये सब हमने पेशेंट का चेक करना है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन और वाइटल साइंस एग्जामिनेशन, देन अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ब्लड एग्जामिनेशन। तो ये हमने सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करने हैं विद लैब एग्जामिनेशन। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट। अभी जब भी मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ उसमें मैं 3 चीजें इंपॉर्टेंटली बताती हूँ। सबसे पहला कि हम जो भी हमारा मैनेजमेंट है हम उसको 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। एक आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक आपका सर्जिकल मैनेजमेंट एंड एक आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अगर किसी भी डिजीज कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है तो वी कैन स्किप दैट part, but you have to divide the management in 3 categories: pharmacological management, surgical management and nursing management. So here we have to do only 2 things, that is pharmacological management and nursing management. So pharmacological management always depends on the symptomatic treatment. फार्माकोलॉजी में हम हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि पेशेंट को किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं या पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या पेशेंट के अंडरलाइन कॉजेज हैं। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वी हैव टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, देन एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल्स वी हैव टू प्रोवाइड जिस भी तरीके का इन्फेक्शन है। देन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वी हैव टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट। अगर किसी को किसी भी तरीके से कोई भी रिलेटेड कोई भी तरीके के सिम्टम्स हैं कि जो भी कॉजेज हैं वी हैव टू सबसाइड द कॉजेज एंड मेनली फोकसेस ऑन द डिजीज कंडीशन टू बी प्रिवेंटेड। तो ये आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पहला फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आएगा आपका एपिनेफ्रिन। अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो रहा है तो वी हैव टू प्रोवाइड एपिनेफ्रिन। देन अगर किसी को हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या फिर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन होगा। अगर ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर फ्लूइड डेफिशिएंसी की वजह से, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग की वजह से किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है तो हम उसको फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो फ्लूइड में रिंगर लैक्टेट होगा, आरएल होगा, फिर आपका NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, फिर डेक्सट्रोज होगा 5%। तो ये सब हमने फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। देन अगर किसी पेशेंट को सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, तो उस पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमने अंडरलाइन ट्रीटमेंट करना है कि शॉक किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, फ्लूइड लॉस की वजह से हो रहा है, बर्न्स की वजह से हो रहा है, जिस भी कंडीशन की वजह से पेशेंट को शॉक की कंडीशन आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरलाइन द कॉजेज एंड ट्रीट फॉर द अंडरलाइन कॉजेज। तो इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन देंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। देन अगर पेशेंट को सेप्टिक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन कम्स टू द लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग मुझे बताओ कि कैसे कैसे हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अगर किसी पेशेंट को शॉक हो रहा है तो। क्योंकि शॉक में आप जनरली अपने आसपास कोई ना कोई पेशेंट ऐसा देख लेते हो, नॉट पेशेंट, जनरली कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिसको शॉक हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। तो क्या मैनेजमेंट आप करोगे पेशेंट का हाइपोवोलेमिक में? फटाफट फटाफट आंसर दे दो एक एक स्टूडेंट करके। गलत भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल करेक्ट दैट, बट आंसर दे दो। मैम हाइपोवोलिक में लाइक ये होता है कि फ्लूइड का डेफिशिएंट हो जाता है तो मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे। यस, दैट इज करेक्ट कि अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट है, तो उसको हम एक्सेसिव फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे, नॉट एक्सेसिव बट द अमाउंट दैट द पेशेंट इज नीडेड, व्हिच इज ओके, रिक्वायर्ड। यस। व्हिच इज रिक्वायर्ड। हाँ, नेक्स्ट सलोनी, टेल मी। मैम अगर कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उनको हम मतलब कि फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द, अगर मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो हम उसको वो NS प्रोवाइड करेंगे और RL प्रोवाइड करेंगे, और अगर मतलब उसका ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है देन उनको हम डेक्सट्रोज प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो प्रज्ञा, तो टेल मी कि अगर आपके आसपास, आप सपोज आपकी कोई फ्रेंड है और उसको चक्कर आ गया सडनली, तो आप क्या करोगे? दैट इज ऑल्सो अ शॉक। Okay, fine. I'll tell you.
ओके, सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या करना है कि ऑलरेडी आपने बता ही दिया है कि अगर कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया है या पेशेंट को हाइपोवोलेमिया की वजह से शॉक हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड द फ्लूइड्स। वो नॉर्मल सलाइन हो सकता है, आपका डेक्सट्रोज हो सकता है, रिंगर लैक्टेट हो सकता है। अगर ब्लड लॉस है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट को। तो दिस इज ऑल करेक्ट। ओके, तो अगर किसी पेशेंट को किसी भी तरीके का सिनकोप हुआ है या पेशेंट को चक्कर आ गया है, डिजीनेस हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, ब्लड प्रेशर, मेंटेन द ब्लड प्रेशर। तो जनरली हम जैसे हॉस्पिटल जल्दी से नहीं जा सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंटली फर्स्ट एड दिया जाता है कि पेशेंट के जो फीट साइड है दैट हैज टू बी एलिवेटेड टू द 35 डिग्रीज, दैट हैज टू बी एलिवेटेड। ये नॉर्मल हम ब्लड प्रेशर्स में भी करते हैं कि जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या घर में भी किसी का ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उनको बोलते हैं लेट जाओ फटाफट और अपने पैरों को 35 डिग्री एंगल पर आप एलिवेट कर लो। इससे क्या होता है कि द ब्लड विच इज बीइंग पूल्ड इन द लेग्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट हैज द इजी एक्सेस टू गो बैक टू द हार्ट। समझ आया कि जो ब्लड काफी टाइम तक खड़े रहने की वजह से या काफी टाइम तक पैर नीचे लटका के रखने की वजह से पैरों के अंदर वो ब्लड पूल हो गया था, उसकी वजह से बॉडी में हाइपोटेंशन हो गया। हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट को सिनकोप हो रहा है या फिर लाइट हेडेडनेस हो रहा है या चक्कर जैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फटाफट से लेट जाओ और अपने पैरों को 35 डिग्री के लिए एलिवेटेड कर लो। इसका रीजन सिंपल सा रीजन है कि ड्यू टू ग्रेविटी जो अभी नीचे गया था, अभी ड्यू टू ग्रेविटी ही वो वापस से हार्ट की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फीट साइड का लेवल 35 डिग्रीज है एंड बॉडी का नॉर्म और होल बॉडी का लेवल उससे कम है, वो जीरो लेवल पे है। तो ड्यू टू ग्रेविटी द ब्लड इज नाउ कमिंग बैक टू द हार्ट एंड नॉर्मलाइजिंग द ब्लड प्रेशर। तो ये है जनरल, आपने ये फर्स्ट एड ही मैनेजमेंट करना है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है तो उसके वाइटल साइंस यू हैव टू चेक प्रॉपर्ली, उसके स्किन यू हैव टू चेक प्रॉपर्ली, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस थोड़े सीवियर होते हैं। बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, फिर बॉडी में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, डिस्निया हो जाता है, चेस्ट कंप्रेशन होने लगते हैं, चेस्ट टाइटनेस होने लगती है, पेशेंट वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसको सिनकोप होने लगता है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में। तो जैसे किसी पेशेंट को आप देखो कि किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रहे हैं या फिर ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, किसी को जैसे दवाई दी और उस फटाफट उसको ड्रग रिएक्शंस होने शुरू हो गए, तो यू हैव टू प्रोवाइड immediately you have to provide epinephrine plus आपने पेशेंट को बोलना है कि you have to breathe cool and calmly। तो ये होता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने इनपुट एंड आउटपुट चेक करना है, फिर पेशेंट के वाइटल साइंस यू हैव टू मॉनिटर प्रॉपरली, वेरी प्रॉपरली। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के लिए चेक करना है। अगर किसी को सेप्टिक शॉक हो रहा है किसी भी पेशेंट को, तो यू हैव टू चेक फॉर द ऑल्टरनेटिव, कोई और एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन तो नहीं हो रही है पेशेंट को। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका सेकेंड यूनिट। आपके एग्जाम के अंदर भी सेकेंड यूनिट ही आएगा। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा कराया तो मैं आपको जो यूनिट है लास्ट यूनिट जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम कल से शुरू करेंगे, तो इससे भी मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस दे दूंगी, बट आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो कल भी मेरी क्लास 3:15 बजे है ना? हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो। थैंक यू मैम। थैंक यू।